हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो ये टॉपिक रहने वाला है वो है लिंग निर्धारण। कहने का मतलब आज के हमारे इस वीडियो के अंतर्गत हम अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं के अंतर्गत किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है, कैसे निर्धारित होता है कि मादा का जन्म होगा या नर का जन्म होगा, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इस कारण वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए। तो शुरुआत हम करेंगे आज के हमारे टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है लिंग निर्धारण अर्थात सेक्स डिटर्मिनेशन। तो लिंग निर्धारण के बारे में हम बात करने वाले हैं। लिंग निर्धारण, जिसे हम बोल रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। लिंग निर्धारण नाम से पता चल रहा है कि कैसे निर्धारित होता है, कैसे पता चलता है कि कोई जीव होगा वो नर होगा या मादा होगा। इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं लिंग निर्धारण। अब देखो, लिंग निर्धारण के बारे में पता सबसे पहले किसको चला? एक व्यक्ति हैं, एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है हेकिंग। और 1819 के अंतर्गत वो कुछ कीटों पर क्या कर रहे थे? प्रयोग कर रहे थे। कुछ कीटों पर क्या कर रहे थे? प्रयोग। और उस दौरान वो शुक्र जनन की प्रक्रिया को उन्होंने देखा। और जब उन्होंने शुक्र जनन की प्रक्रिया को देखा तो उन्होंने देखा कि कुछ शुक्राणुओं के अंतर्गत एक गहरे रंग की संरचना उपस्थित थी और कुछ शुक्राणुओं के अंतर्गत वो संरचना उपस्थित नहीं थी। कुछ शुक्राणुओं के अंतर्गत वो संरचना उपस्थित नहीं थी। किसके शुक्राणुओं का अध्ययन कर रहे थे? वो कीटों के शुक्राणुओं का अध्ययन कर रहे थे, उनके शुक्र जनन की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे थे। उस संरचना को उन्होंने एक्स काय का मतलब होता है कोई भी संरचना, कोई भी बॉडी, तो उसको नाम दिया उन्होंने क्या? एक्स काय। तो सबसे पहले लिंग निर्धारण पर जो कार्य कर रहे थे वो कर रहे थे हेकिंग। कब? 1819 पर। और 1819 में ये कौन से जीवों पर कार्य कर रहे थे? कीटों पर। किस पर कार्य कर रहे थे? कीटों। और कीटों में क्या? कीटों में शुक्र जनन के ऊपर अध्ययन कर रहे थे। शुक्र जनन का अध्ययन ये कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने क्या देखा? इस दौरान उन्होंने देखा कि कुछ शुक्राणु थे, उनके अंतर्गत एक गहरे रंग की संरचना उपस्थित थी और कुछ के अंतर्गत एक संरचना वो उपस्थित नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया? कीटों का जब अध्ययन कर रहे थे तो कुछ जो शुक्राणु थे, कुछ शुक्राणुओं में गहरे रंग की संरचना देखी, जो अन्य शुक्राणुओं में अनुपस्थित थी। भाई लगभग आधों के अंतर्गत वो संरचना उपस्थित थी और आधों के अंतर्गत वो संरचना उपस्थित नहीं थी। अब वो संरचना क्या काम करती है, कैसे काम करती है, इसके बारे में वो कुछ नहीं बता पाए। इन्होंने इस संरचना को नाम दे दिया क्या? अक्षकाय।
कौन सा नाम दे दिया? अक्सकाय। अब देखो आगे कुछ जो वैज्ञानिक थे, जो शोधकर्ता थे, उन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया कि ये अक्सकाय है क्या। तो उनको पता लगा कि ये अक्सकाय होती है, ये वास्तव में, ये जो अक्सकाय होती है ये वास्तव के अंतर्गत एक्स गुणसूत्र होती है। ये वास्तव में क्या होती है? एक्स गुणसूत्र होती है, और जो कि कीटों के अंतर्गत लिंग निर्धारण का कार्य करती है। ये बाद में पता चला। तो बाद में इस संरचना को क्या कहा गया? एक्स गुणसूत्र। और इसके बारे में क्या बताया गया? यह लिंग निर्धारण का कार्य करती है। लिंग निर्धारण का कार्य करती है। क्योंकि यह एक्स गुणसूत्र होता है, लिंग निर्धारण के अंतर्गत महत्वपूर्ण होता है, लिंग निर्धारण का कार्य करता है। इस कारण वैज्ञानिकों ने इस एक्स गुणसूत्र को क्या कहा गया? लिंग गुणसूत्र भी कह दिया। क्या कह दिया भाई? लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम इसे कहा। क्योंकि यह गुणसूत्र है, यह लिंग निर्धारण में काम कर रहा है। यह गुणसूत्र है, यह लिंग निर्धारण में काम कर रहा है, और बाकी के गुणसूत्र हैं वो लिंग निर्धारण में अपना योगदान नहीं देते हैं। इस कारण इस गुणसूत्र को तो क्या कह दिया गया? लिंग गुणसूत्र। और जो शेष गुणसूत्र बच गए, जो शेष गुणसूत्र बच गए, इन गुणसूत्रों को क्या कहा गया? अलिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्र। ऐसा तो था नहीं कि एक ही गुणसूत्र होता है किसी भी जीव के अंतर्गत। ये कुछ शुक्राणुओं के अंतर्गत गहरी रंग की संरचना थी, कुछ के अंतर्गत नहीं थी, लेकिन बाकी गुणसूत्र भी थे। तो जो अन्य शेष गुणसूत्र थे, इन संरचनाओं को क्या कहा गया? अलिंग गुणसूत्र अर्थात ऑटोसोम्स कहा गया। क्या कहा गया? ऑटोसोम्स। और इस लिंग गुणसूत्र को क्या कहा गया? सेक्स क्रोमोसोम कहा गया। तो इस प्रकार से शुरुआत के अंतर्गत हमें इस लिंग गुणसूत्र के बारे में पता लगा। और लिंग गुणसूत्र के बारे में जो पता लगा है वो सबसे पहले किसने पता लगाया है? किसने पता लगाया भाई? हेकिंग ने 1819 में। तो ये तो लिंग निर्धारण के बारे में उसकी शुरुआती जानकारी हो गई। अब यहां पर हम देखेंगे कि जैसे जैसे अध्ययन हुए तो हमें पता चला कि अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं में अलग अलग प्रकार से लिंग निर्धारण होता है, अलग अलग तरीके होते हैं लिंग निर्धारण के। तो हम देखने वाले हैं कि लिंग निर्धारण की कौन कौन सी प्रणालियां होती हैं, लिंग निर्धारण के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं जो पाए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे तो लिंग निर्धारण की कौन कौन सी प्रणाली होती है, उसको यदि हम देखें, लिंग निर्धारण की प्रणालियां, लिंग निर्धारण के अलग अलग तरीके होते हैं। अलग अलग जंतुओं के अंतर्गत, अलग अलग जीवों के अंतर्गत अलग अलग तरीके पाए जाते हैं। और इन तरीकों में से यदि हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे लिंग निर्धारण की एक प्रणाली जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, जो कि मुख्य रूप से कीटों के अंतर्गत पाई जाती है। और उस प्रणाली का नाम है XO प्रणाली। लिंग निर्धारण की कौन सी प्रणाली है? XO प्रणाली, जो विशेष रूप से किस में पाई जाती है? कीटों में पाई जाती है। लिंग निर्धारण की दूसरी प्रणाली होती है जिसे हम बोलते हैं XY प्रणाली। कौन सी प्रणाली होती है? XY प्रणाली। और आप सभी को पता होगा
कि मनुष्य के अंतर्गत भी लिंग निर्धारण के लिए विशेष रूप से यही प्रणाली पाई जाती है। तो यह प्रणाली होती है कुछ कीटों के अंतर्गत देखने को मिलती है, इसके साथ साथ में मनुष्य में भी देखने को मिलती है। तो XY प्रणाली है कुछ कीटों में एवं मनुष्य में। आप सबसे पूछ सकता है कि मनुष्य में किस प्रकार की लिंग निर्धारण प्रणाली पाई जाती है, तो आपको बताना है अक्ष प्रणाली, या इसे XY प्रणाली हमें कहते हैं। तो ये XY प्रणाली होती है, मनुष्य में पाई जाती है। इसके बाद में एक प्रणाली होती है जिसका नाम होता है ZW प्रणाली। कौन सी प्रणाली होती है? ZW प्रणाली। और ये ZW प्रणाली होती है, ये पाई जाती है पक्षियों में। किसमें पाई जाती है? पक्षियों के अंतर्गत पाई जाती है। और एक होती है लिंग निर्धारण की प्रणाली जिसका नाम है द्विगुणित अगुणित प्रणाली। कौन सी प्रणाली है? द्विगुणित अगुणित प्रणाली। और यह मुख्य रूप से पाई जाती है मधुमक्खियों में। किसमें पाई जाती है? मधुमक्खियों में पाई जाती। तो ये चार प्रकार की लिंग निर्धारण की प्रणालियां हैं, वो हम अलग अलग जीवों के अंतर्गत कैसे पाई जाती हैं, कैसे ये लिंग निर्धारण करती हैं, उसको हम समझने वाले। एकदम सिंपल रहने वाला है, आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि ज्यादातर जो प्रणालियां हैं वो एकदम सिंपल सी रहने वाली हैं। उदाहरण आपको यहां पर बताई दिए हैं और अब हम एक एक प्रणाली को देखने वाले। शुरुआत हम करेंगे XO प्रणाली से। कौन सी प्रणाली से करेंगे? XO प्रणाली से। तो देखो भाई XO प्रणाली क्या है। पहली प्रणाली की बात करें हम, XO प्रणाली। प्रणाली बोल दो, प्रकार बोल दो। किसमें होता है भाई? कीटों में। पहली बात किसमें होता है? कीटों के अंतर्गत पाई जाती है। ये जो प्रणाली होती है, इस प्रणाली के अंतर्गत जो मादा कीट होती हैं उसके अंतर्गत जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं XX, अर्थात 2 लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। जबकि नर होते हैं उसमें जो लिंग गुणसूत्र होता है वो केवल 1 होता है। कितना होता है? केवल 1। इसका मतलब यह हो गया है कि इन जीवों के अंतर्गत, विशेष रूप से कीटों के अंतर्गत जो लिंग निर्धारण होता है उसके अंतर्गत आपका जो X गुणसूत्र होता है वो क्या होता है? मादा के अंतर्गत एक अतिरिक्त होता है और नर के अंतर्गत क्या होता है? एक कम। और इसी कारण से नर के अंतर्गत 2 प्रकार के क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं। एक ऐसा शुक्राणु बनता है जिसमें X गुणसूत्र उपस्थित होता है, एक ऐसा शुक्राणु बनता है जिसमें X गुणसूत्र अनुपस्थित होता है। यदि X गुणसूत्र वाला जो शुक्राणु है उसका निषेचन होगा तो बनेगी मादा कीट, और अगर जिसमें X गुणसूत्र नहीं है उस शुक्राणु से निषेचन होगा तो फिर कैसा बनेगा? नर कीट बनेगा। तो ये XO प्रणाली होती है। इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो जो मादा कीट होती है इसके अंतर्गत लिंग गुणसूत्र होता है XX। नर कीट होता है उसके अंतर्गत लिंग गुणसूत्र होता है XO, या XO मतलब O कोई गुणसूत्र नहीं है। X0 का मतलब इसमें 2 X गुणसूत्र हैं, 2 लिंग गुणसूत्र हैं, और इसमें केवल 1 लिंग गुणसूत्र है। इसका मतलब यह हो गया कि नर एवं मादा में गुणसूत्र समान नहीं होते हैं। आप खुद ही बता सकते हो, नर एवं मादा में गुणसूत्र समान नहीं होते हैं।
नर के अंतर्गत एक गुणसूत्र कम होता है और मादा के अंतर्गत एक गुणसूत्र ज्यादा होता है। अब देखो, ये मादा कीट है, ये नर कीट है, इनसे क्या बनेंगे? युग्मक। तो इसके जो युग्मक बनेंगे उन्हें हम अंडाणु बोलेंगे, और नर के जो युग्मक बनेंगे उन्हें क्या हम बोलेंगे? शुक्राणु। मादा कीट में जो अंडाणु बनेंगे उसमें सभी प्रकार के अंडाणुओं में एक्स गुणसूत्र उपस्थित होगा। भाई इसके जो युग्मक बनेंगे, जो अंडाणु बनेंगे, क्योंकि दो एक्स गुणसूत्र हैं तो दोनों एक एक चले जाएंगे प्रत्येक युग्मक में, तो दोनों युग्मकों में क्या मिलेंगे? एक्स गुणसूत्र मिलेंगे, अर्थात सभी युग्मक, सभी अंडाणु एक समान ही होते हैं। जबकि यदि हम नर कीट में देखें, इसके जो युग्मक बनेंगे अर्थात शुक्राणु बनेंगे, उसमें देखो एक्स गुणसूत्र तो केवल एक ही है, तो एक कुछ आद्य शुक्राणु तो ऐसे हो जाएंगे जिनमें एक्स गुणसूत्र उपस्थित होगा, और आधे शुक्राणु ऐसे होंगे जिसमें कोई भी एक्स गुणसूत्र उपस्थित नहीं होगा, कोई भी एक्स गुणसूत्र उपस्थित नहीं होगा। बाकी लिंग गुणसूत्र तो है ही है, लेकिन लिंग गुणसूत्र उपस्थिति नहीं है। अब जब इनका संयोजन होगा, निषेचन होगा, तो यदि अब दो प्रकार के शुक्राणु बन गए, कितने प्रकार के शुक्राणु बन गए? दो। यदि ऐसे शुक्राणु के साथ निषेचन हो रहा है जिसमें एक्स गुणसूत्र है, क्या उपस्थित है? एक्स गुणसूत्र, तो ये दोनों क्या बन जाएंगी? मादा कीट बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी भाई? मादा कीट। और यदि ऐसे शुक्राणु के साथ निषेचन हो रहा है जिसमें एक्स गुणसूत्र नहीं है, तो कैसा कीट बन जाएगा? नर कीट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नर कीट। अर्थात नर और मादा कीट बनने की जो संभावनाएं होती हैं वो आधी आधी होती हैं। कितनी होती हैं भाई? 50-50% नर और मादा कीट बनने की क्या होती हैं? संभावनाएं होती हैं। इसमें मेरे को आप देख के बताओ कि जो मादा के अंडाणु हैं वो सभी एक ही प्रकार के होते हैं, जबकि नर के जो शुक्राणु हैं वो दो अलग अलग प्रकार के हैं। तो इसमें लिंग निर्धारण का कार्य मादा कर रही है कि नर? इसमें लिंग निर्धारण का कार्य होता है वो मादा के द्वारा संपादित किया जाता है। किसके द्वारा संपादित किया जाता है? मादा के द्वारा संपादित किया जाता है। तो याद रखना, यहां पर नर विषम युग्मकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है भाई? नर विषम युग्मकता। विषम युग्मकता से क्या मतलब हो गया कि दो अलग अलग प्रकार के युग्मक बन रहे हैं, समान प्रकार के नहीं बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? अलग अलग प्रकार के युग्मक बन रहे हैं। इस कारण लिंग निर्धारण कौन करता है? नर होता है वो लिंग निर्धारण करता है। कीटों के अंतर्गत या XO प्रणाली के अंतर्गत लिंग निर्धारण का कार्य कौन करता है? नर, क्योंकि उसमें क्या पाई जाती है? नर विषम युग्मकता पाई जाती है। तो उम्मीद यह कर रहा हूं कि आपको यह पहली प्रणाली आसानी से समझ में आ गई होगी। प्रणाली का नाम क्या है? XO प्रणाली। किसमें पाई जाती है? कीटों में पाई जाती है। नर एवं मादा में गुणसूत्र क्या होते हैं? समान नहीं होते हैं। मादा कीट होती है, उसके लिंग गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं? XX। नर कीट होता है, इसमें लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है? XY। मादा के सभी युग्मक क्या होते हैं? समान। नर के युग्मक क्या होते हैं? अलग अलग। आधे युग्मक अलग प्रकार के, आधे युग्मक अलग प्रकार के। तो इसी कारण नर विषम युग्मकता होती है और लिंग निर्धारण में मुख्य रोल किसका होता है? नर का होता है। तो यह पहली प्रणाली हो गई। चलो अब दूसरी प्रणाली पढ़ते हैं हम। कौन सी प्रणाली पढ़ते हैं? दूसरी। और दूसरी प्रणाली होती है जिसे हम बोलते हैं XY प्रणाली। कौन सी प्रणाली बोलते हैं? XY प्रणाली। आप सभी लोगों को पता होगा कि लिंग निर्धारण की ये जो XY प्रणाली है ये किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है विशेष रूप से कुछ कीटों में। आपसे
केवल ये पूछे कि कीटों में कौन सी लिंग निर्धारण की प्रणाली होती है, तो आपको बताना है XO प्रकार की प्रणाली। यदि आपसे पूछे कि मनुष्य में कौन सी लिंग निर्धारण प्रणाली होती है, तो आपको बताना है XY प्रणाली। इसे मुख्य रूप से किसमें होती है? कुछ तो कीटों में होती है, एवं मुख्य रूप से किसमें होती है भाई? मनुष्य में होती। वैसे तो मनुष्य के अंतर्गत लिंग निर्धारण तो हम बहुत ही छोटी क्लासों से पढ़ते आते हैं, 10th क्लास में भी हम पढ़ते हैं कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। बाद में और भी कहीं पर आपको बताया गया है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। मनुष्य के अंतर्गत लिंग निर्धारण की कौन सी प्रणाली होती है? मनुष्य में लिंग निर्धारण की XY प्रणाली पाई जाती है। इसके अंतर्गत जो मादा होती है उसमें लिंग गुणसूत्र होता है XX, नर होता है उसके अंतर्गत लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है? XY। इस कारण मादा से जो अंडाणु बनते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। जबकि नर से दो अलग अलग प्रकार के क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं। कुछ शुक्राणु ऐसे होते हैं जिसमें X लिंग गुणसूत्र होता है, आधे शुक्राणु ऐसे होते हैं जिनमें Y लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु है उसका निषेचन अंडाणु से होगा तो बनेगी मादा अर्थात लड़की, और यदि Y शुक्राणु है, ऐसा शुक्राणु जिसमें Y गुणसूत्र है और उसका निषेचन अंडाणु से होगा तो फिर बनेगा नर अर्थात लड़का। अर्थात लड़का और लड़की होने की संभावना 50-50% होती है। इसके अंतर्गत भी लिंग निर्धारण का जो दायित्व होता है वो मुख्य रूप से किसका होता है? नर का होता है। किसका होता है भाई? नर का होता है। इस कारण मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए नर जिम्मेदार होता है, ना कि मादा। यह आपको ध्यान रखना है। तो देख लो भाई XY प्रणाली। पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि नर एवं मादा में गुणसूत्र, अब देखो पिछले वाले में हमने पढ़ा था गुणसूत्र कम था, यहां पर गुणसूत्र तो समान है। मादा के अंतर्गत XX हो गया, नर के अंतर्गत हो गया XY, तो गुणसूत्र की संख्या तो समान है। तो नर एवं मादा में गुणसूत्र की संख्या कैसी होती है? समान। अब क्योंकि यह विशेष रूप से किसका है? मनुष्य का, तो इसको हम यह भी तो लिख सकते हैं, मनुष्य में लिंग निर्धारण किसमें पढ़ रहे हैं हमें? मनुष्य के अंतर्गत लिंग निर्धारण। मनुष्य में यदि हम लिंग निर्धारण देखें तो जो मादा होती है, मादा के अंतर्गत गुणसूत्र कैसे होते हैं? XX। अलिंग गुणसूत्र तो पाए ही पाए जाते हैं 44, भाई टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 2 गुणसूत्र हो गए लिंग गुणसूत्र जो 23वां जोड़ा होता है, बाकी 22 जोड़े अर्थात 44 गुणसूत्र समान होते हैं। ये हो गया नर, और नर के अंतर्गत ये हो गए XY। ध्यान से सुनना, गुणसूत्र कितने हैं भाई? 46। इनका विभाजन 2 तरीके से है। अलिंग गुणसूत्र कितने हैं? 44 अर्थात 22 जोड़े। ये तो सब में क्या है? समान। नर व मादा में समान है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। नर में भी वैसे ही है, मादा में भी वैसे ही है। जो लिंग गुणसूत्र हैं कैसे हैं? लिंग गुणसूत्र वो कितने हैं? 2। और ये कौन सा जोड़ा है? 23वां जोड़ा है। कौन सा जोड़ा? 23वां जोड़ा। और ये नर और मादा में क्या होते हैं? अलग अलग पाए जाते हैं।
मादा के अंतर्गत XX हो गया, नर के अंतर्गत ये हो गया XY। इनसे क्या बनेंगे भाई? युग्मक। नर में भी बनेंगे और मादा में भी। मादा के जो युग्मक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अंडाणु। नर के युग्मकों को हम क्या कहते हैं? शुक्राणु। तो मादा के जो अंडाणु बनेंगे उन सभी अंडाणुओं के अंतर्गत X गुणसूत्र उपस्थित होगा। भाई 2 X गुणसूत्र हैं तो सभी प्रकार के युग्मकों के अंतर्गत ये आपके X गुणसूत्र चले जाएंगे। नर के अंतर्गत जो शुक्राणु बनेंगे तो आधे शुक्राणु तो ऐसे बनेंगे जिनमें X गुणसूत्र हो, आधे शुक्राणु ऐसे बनेंगे जिनके अंतर्गत Y गुणसूत्र हो। तो ये क्या बन गए हैं? हमारे युग्मक। क्या बन गए हैं भाई? युग्मक बन गए हैं। यदि अंडाणु का निषेचन यदि अंडाणु का निषेचन X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से होगा तो यहां पर बनेगी मादा। क्या बनेगी? मादा। भाई ये दोनों अंडाणु तो सेम ही है, अगर इस X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से इनका निषेचन होगी तो बनेगी मादा। तो ये कितनी हो जाएंगी? 50%। यदि अंडाणु का निषेचन Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु से होगा तो बनेगा क्या? नर। नर। और ये भी कितना हो गया है? 50%। कहने का मतलब 50% मादा होने की संभावना होती है और 50% नर होने की संभावना पाई जाती है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो नर एवं मादा होने की संभावना होती है। मनुष्य के अंतर्गत नर और मादा होने की संभावना, कहने का मतलब यह हो गया है लड़का और लड़की होने की जो संभावना होती है वो 50-50% होती है। और लिंग निर्धारण का जो कार्य होता है वो मादा के द्वारा ना होकर किसके द्वारा संपादित किया जाता है? नर के द्वारा संपादित किया जाता है। क्योंकि नर के अंतर्गत ही 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। एक ऐसे शुक्राणु होते हैं जिनमें X गुणसूत्र उपस्थित होता है, एक ऐसे शुक्राणु होते हैं जिनमें Y गुणसूत्र उपस्थित होता है। और ये जो Y गुणसूत्र वाला जो शुक्राणु होता है ये नर अर्थात लड़के के जन्म के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। तो बताओ, देखो इसके भी शुक्राणु अलग अलग प्रकार